मोस्ट वार्म वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। आज हमारी फिजिक्स की क्लास है। जैसा कि आपको मालूम है कि मॉर्निंग में हमारी फिजिक्स क्लास होती है और इवनिंग आपके पास हमारी दो क्लासें हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें से मॉर्निंग में हमारी फिजिक्स की क्लास होती है और इवनिंग में इंग्लिश की क्लास होती है। इंग्लिश में भी हम वोकैब पढ़ रहे हैं और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारी स्टार्ट होगा इसी में पैसिव वॉइस। तो आपको ऐसे इंग्लिश से ये समझ लेना, ये जो हमारी 10 मिनट की क्लास आती है इंग्लिश की, आपको इसी 10 मिनट की क्लास में आगे से अभी इसकी जो इम्पोर्टेंट वोकैब है वो उसको पढ़ाने के बाद हम पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे। और मॉर्निंग में हमारी फिजिक्स क्लास आती है, ये समझ लेना आपको ये 6 बजे से पहले पहले ये क्लास आपको मिल जाती है। और इसके बाद आज हमारे इसी में नेक्स्ट चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले लास्ट डे हमारी इसकी 4 क्लासें हो गई हैं फिजिक्स की, मॉर्निंग वाली हमारी ये 4 क्लासें हो गई हैं, जिसमें से हमने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन। हमने इसमें प्रकाश का परावर्तन था, जो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसके बन सकते थे और इसके बाद जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो हमने रिवीजन किया है। और इसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने आपको 1 बाई 1 बताए हैं, जिसमें से एग्जाम्पल जो मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल है हमने वही एग्जाम्पल आप लोगों को बताया है। आपने अगर ये क्लासें नहीं देखी हैं तो आपको ये समझ लेना, प्रकाश का परावर्तन हमने जितना पढ़ाया है 100% इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, इससे बाहर आपका ये भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने ये पढ़ लिया और इसके बाद अगर आप थोड़ा और अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन जितना हमने आपको बताया है अगर इतना आप तैयार रखेंगे तो इस बात की 100% गारंटी मेरी है कि आपको ये समझ लेना आपको आपके एग्जाम इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलिए इसी आशा और जुनून के साथ हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। अभी हमने प्रकाश का परावर्तन लास्ट डे खत्म किया था और अब हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसमें कौन कौन से जो हमारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो हुए हैं, और इसके बाद इसमें क्या क्या जो क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो या फिर न्यूमेरिकल से क्वेश्चन हो। इसके न्यूमेरिकल से ये समझ लेना, न्यूमेरिकल इसके आने की ना बराबर चांस है। इसका केवल 1-2 सूत्र इसमें फार्मूला है, फार्मूला ज़्यादा नहीं, इसमें थ्योरी पार्ट्स ज़्यादा है। तो चलिए आई होप आप लोग हमारे साथ इस क्लास को एंजॉय करेंगे और इसके बाद इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को पहुंचाइएगा, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके। जो हमने ये यहाँ से फिजिक्स का जो नया अध्याय स्टार्ट किया है तो और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए आई होप आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने से दूसरे लोगों के पास पहुँचाएँगे और इसको 100% अपने स्टेटस पर लगाएंगे, जिससे दूसरे लोग भी देख कर हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए आज की अपनी क्लास को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसी में आ रहा है प्रकाश का, ये नेक्स्ट का ये, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, प्रकाश का अपवर्तन। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये प्रकाश का अपवर्तन है क्या। देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अब इसको हमको समझना है इसकी डिफिनीशन के बारे में। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मान लो ये प्रकाश की किरण, तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये क्या पता का वैसे हो जाए या फिर ये इधर को हो जाए या फिर इधर को हो जाए। तो हमारा ये माध्यम नंबर फर्स्ट है और ये माध्यम नंबर सेकेंड है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, देखो यहाँ पर हम डिफिनीशन से क्या बता रहे हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके बाद अपवर्तन में ये समझ लेना, इसमें यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखने हैं कि इसमें ये देखो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब प्रकाश किरण ये आपको समझ लेना, यहाँ से जो हम बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1 नंबर जो आपको उमार सीट में आता है ना 1 नंबर का, तो ये उमार सीट के लिए उस नज़रिए से इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब प्रकाश की किरण, यहाँ पर ये मान लो सघन माध्यम है, ठीक, ये हमारा ये जो हमारा ये फर्स्ट माध्यम है ये सघन है, और इसके बाद ये जो इधर है ये हमारा विरल माध्यम है, ठीक। तो ये हमारे एग्ज़ाम उसमें उमार सीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, अभी हमारा सघन माध्यम, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, अब यहाँ पर आ रही विरल माध्यम में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये हमारा होता है अभिलंब, तो अभिलंब से दूर हटती है। तो देखो इसको हमने अभिलंब से दूर हटा दिया। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से, ये जो हमारा अभिलंब है इसको कहा जाता है अभिलंब से दूर हटती है, ये आपको याद रखना है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। इसके बाद जब प्रकाश की किरण, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो इसी में सेकंड नंबर पॉइंट हमारा, जब अब हमने यहाँ पर हमारा कौन सा था सघन माध्यम, अब हम यहाँ पर ये लें, ये क्या हो जाएगा हमारा विरल माध्यम, ठीक, और ये हमारा हो जाएगा सघन माध्यम।
तो जब प्रकाश किरण, ये हमारा है अभिलंब, ठीक, ये हमारा है अभिलंब। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, अब हम उसको प्रकाश किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में लेकर जाते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो हमने इसको अभिलंब की ओर झुका दिया। तो ये होता है कोण आई, ये होता है कोण आर, ठीक। तो आपको इसमें ये याद रखना है, ये हमारे जो हमने आपको 2 पॉइंट बताए हैं, हमने यहाँ पर इसकी तो डिफिनीशन बताई थी, लेकिन जो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट आपको बताए हैं, ये पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो हम यहाँ पर इतना लिख नहीं सकते हैं, अगर यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट कर देंगे तो क्लास और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें आज ही क्लास में कॉन्सेप्ट हमारे सारे फिनिश करने हैं। कल की क्लास में जो हमारे रिमेनिंग जो हमारा कॉन्सेप्ट का पोर्शन बचेगा वो हो जाएगा, उसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हो जाएंगे कल की क्लास में। तो कल इसको फिनिश हो जाएगा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा लेंथ। तो कल की क्लास में तो आज अगर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देंगे तो क्लास और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और अब लिखने का टाइम भी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो इस वजह से हम यहाँ पर लिखना नहीं चाहेंगे, हम केवल आपको बताएंगे, और आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप लिख भी सकते हैं, हम इसमें बताते हुए चलेंगे। ऐसा बोलेंगे कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए, आप लिख सकते हैं। तो हमने इसमें बताया कि आपको इसके 2 पॉइंट याद रखने हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन ये होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हमारे पास इसमें माध्यम पे डिपेंड करता है प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन ये माध्यम पर डिपेंड करता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, आपको ऐसे याद करना है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, ठीक, यहाँ से देखो अभिलंब से दूर हट गई। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की हो जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। बस आपको इतना सी बात याद रखना है। अब इसके बाद इसके आते हैं नियम जो हमारे आते हैं, नेक्स्ट हमारा इसी में इसकी डिफिनीशन, और ये इसके बाद आता है हमारा अपवर्तन के नियम, प्रकाश का अपवर्तन जो होता है उसके नियम। तो आपको अपवर्तन के नियम भी ये समझ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, अपवर्तन के नियम, ठीक, अपवर्तन के नियम। अब आपको इसमें समझना है अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। इसके 2 नियम हैं, अपवर्तन के 2 नियम हैं। इसमें फर्स्ट नियम क्या है, वही हमने यही बताया था, आपतित किरण अभिलंब एवं अपवर्तित किरण, आपतित किरण अभिलंब एवं अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल, और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा फर्स्ट नियम है, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में, ठीक। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। और इसके बाद जो हमारा सेकेंड नियम है, सेकेंड नियम जो हमारा नेक्स्ट दूसरा नियम है, इसमें सेकेंड नियम है हमारा कि आपतन अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जा यानी कि साइन आई, आपतन कोण की जा, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन की जा, आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा यानी कि साइन आर, आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। ये होते हैं नियतांक, जिसको कहा जाता है कांस्टेंट नियतांक। क्या हमने बताया, देखो अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात का नियतांक होता है। आपको याद रखना है, इसे ही कहा जाता है हमारा यहाँ से, इसे कहते हैं स्नेल का नियम। तो आपके इसमें आ सकता है स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम इम्पॉर्टेंट है, ये नियम कई बार ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्नेल का नियम। तो आपको ये स्नेल का नियम ये याद रखना है कि अपवर्तन की घटना में, देखो हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन, तो अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, ये कांस्टेंट होता है, इसे कहा जाता है स्नेल का नियम, इसे ही कहते हैं। तो आपको ये समझ लेना, ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि ये होता है अपवर्तन, ये होता है आपतन कोण की जा, ये होती है आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के नियतांक के बराबर होता है। बस आपको ये नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये हमारे स्नेल का नियम यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में आपके पास आता है, ये स्नेल का नियम आपको लर्न होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसी में आता है अब अपवर्तनांक। तो इसमें क्या होता है, अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है अपवर्तन के, हमने आपको 2 नियम बता दिए कि ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु में होते हैं। फिर
अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात का एक नियतांक होता है, जिसे कहा जाता है स्नेल का नियम। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इसी में आ रहा है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? अब हमारा नेक्स्ट इसी में हेडिंग आ रही है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब हम जानेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में कि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो इसको हम एन से प्रदर्शित कर सकते हैं कॉमन रूप में। केवल आपको इसी परिभाषा याद करनी है। प्रकाश की निर्वात में चाल एन बराबर प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल एवं प्रकाश की माध्यम में चाल, प्रकाश की माध्यम में चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बस केवल आपको इसका फार्मूला याद रखना है, फार्मूला से हम इसकी डिफिनीशन बना देंगे। प्रकाश की माध्यम में चाल, प्रकाश की माध्यम में चाल, हमने क्या कहा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल एवं प्रकाश की माध्यम में चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है, केवल इसकी आपको डिफिनीशन याद रखनी है। तो हमने आपको बताया प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। केवल आपको इसकी डिफिनीशन याद रखना है। अब इसी डिफिनीशन के माध्यम से हम अपवर्तनांक का सूत्र बनाएंगे। अपवर्तनांक का सूत्र बनाएंगे तो जब प्रकाश की किरण, अब हमारी जब अपवर्तनांक का सूत्र हम कब बना रहे हैं? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक से अधिक माध्यम से, एक से अधिक माध्यम से अपवर्तित होती है, अपवर्तित होती है तो अपवर्तनांक का सूत्र। अब जब प्रकाश की किरण, ये हमारा जो अपवर्तनांक का सूत्र हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अपवर्तनांक का सूत्र, जब प्रकाश किरण एक से अधिक माध्यम से अपवर्तित होती है तो अपवर्तनांक का सूत्र। मान लो जैसे हमारा यहाँ पर ये, हम इसको आपको फिगर से समझा दे रहे हैं कि फिगर इसे कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ये कोई एक माध्यम है, फिर यहाँ पर एक कोई माध्यम है, फिर इसके बाद मान लो यहाँ पर कोई एक माध्यम है। तो इसमें माध्यम हमारे एक मान लो हमारा एयर हो गया, यहाँ पर ये हमारा माध्यम एयर है, ठीक। इसके बाद सेकेंड नंबर हो गया हमारा वाटर, इसके बाद थर्ड नंबर माध्यम हमारा हो गया गिलास, ठीक। इसके बाद फिर नीचे आ गई हमारी एयर। तो जब प्रकाश की किरण हम अपवर्तनांक का सूत्र बनाएंगे, जब प्रकाश की किरण एयर से वाटर में जाती है, वाटर से ग्लास में जाती है और ग्लास से फिर एयर में जाती है, तो इसका हमारा सूत्र होता है कि इसमें हम ये लिखते हैं कि WNG, यानी कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। WNG, W मीन्स होता है वाटर और N मतलब होता है अपवर्तनांक, ठीक। G का मतलब होता है ग्लास। तो WNG का मतलब होता है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो आपको क्या करना है, केवल आपको इसमें जो हमारा ये लास्ट में लिखा है G, तो हम केवल इसको ANG यानी करेंगे वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, इसके बाद अपान ANW, केवल आपको इतना करना है ANW यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यही हो गया हमारा, इसी से हम ये सवाल हमारे जो आएंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आएंगे। तो ये हमारे लिए, ये समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए WNG, यानी कि आपसे सवाल में पूछेगा कि जल के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक बताओ या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ। तो आपको निकालना है अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की माध्यम में चाल। तो हम सर्वप्रथम लिखेंगे प्रकाश की निर्वात में चाल, तो हमने इसे प्रदर्शित कर दिया ए से, ए मतलब निर्वात, प्रकाश की निर्वात में चाल और माध्यम में चाल अपान प्रकाश की निर्वात में चाल और माध्यम में चाल। बस आपको ये समझ लेना, निर्वात की चाल यानी कि ए को ऊपर करना है
और सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो देखो यहाँ पर ये नीचे आ रहा है गिलास, तो हम गिलास को यहाँ नीचे रखेंगे और इसके बाद बस आपको ये याद रखना गिलास को हमको नीचे रखना है, यानी जो यहाँ पर आएगा इसके अपान में n के नीचे जो आएगा तो उसको हम वो वाली संख्या हम पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आ जाए आपके पास मान लो कि मान लो आप सपोज देते यहाँ पर WND, अब हमने लिख दिया डायमंड यानी कि जल का अपूर्णांक आपको याद करना है डायमंड के सापेक्ष, यानी कि हीरे के सापेक्ष जल का अपूर्णांक याद करना है हीरे के सापेक्ष। अब यहाँ पर हमारा आ रहा है, देखो यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है डी डायमंड, तो हम क्या करेंगे कि निर्वात यानी कि AND अपान ANW, बस इतनी सी बात है कि अगर यहाँ पर जिसके सापेक्ष निकालना है आपको तो उसको ऊपर लिखना है। फार्मूला जिसका बनाना है आपको, यहाँ पर हमने जैसे WND का हमने फार्मूला यहाँ पर बनाया इसी के माध्यम से, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि AND यानी जो नीचे आ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे AND, इसके बाद अपान में 100% नीचे आ जाएगा ANW। तो ये जब प्रकाश की किरण एक से अधिक माध्यम से अपवर्तित होती है तो अपवर्तनांक का सूत्र ये हमारे लिए इसी कॉन्सेप्ट से हमारे पास सवाल बनते हैं, कभी ये पूछता है और कभी ये पूछता है, तो इससे आपको घबराना नहीं। कभी आपको GNW यानी कि गिलास यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछेगा, कभी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछेगा। तो ये चीज़ है, इसके केवल यही कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो आपको इन कॉन्सेप्ट का हमने आपको कैसे वो सवाल कैसे फार्मूला बनाते हैं हमने ये चीज़ आपको बता दी है। यहाँ पर देखो हमारा W यानी कि नीचे आ रहा है तो हम इसको कर देंगे ऊपर, तो ANW आपको लिखना है केवल A के सापेक्ष, फिर इसके बाद ANG ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, बस ये इसका सूत्र बन गया हमको। बस सवाल में ये दिया रहेगा ANW और ANG का मान दिया होगा तो GNW मान पूछा जाएगा। अब कल की क्लास में हम इसके सवाल बताएंगे आपको कैसे इसके सवाल पूछे जाएंगे, तो हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे उसका इससे सवाल कैसे आते हैं। तो हमने आपको इतना बताया कि यहाँ पर जब प्रकाश की किरण एक से अधिक माध्यम से अपवर्तित होती है तो आपको ये सूत्र बनाना आना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है क्रांतिक कोण। तो अब क्रांतिक कोण के बारे में क्या करें, क्रांतिक कोण, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके जो हमारे एग्जाम्पल बनते हैं तो एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि हमने जो आपको जानकारी दी है यहाँ पर हमने आपको जितना समझाया है आप वो चीज़ समझ रहे होंगे, और हमने यहाँ पर जो आपसे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने आपको बताया कि हम इसका फार्मूला कैसे अपवर्तनांक वाला बनाते हैं, कि आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर इसका हम फार्मूला कैसे बना रहे हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट हमारा इसी में आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक इसी में आ रहा है हमारा प्रकाश क्रांतिक कोण। अब हम जानेंगे क्रांतिक कोण के बारे में, क्रांतिक कोण क्या होता है और उसके बाद अपवर्तनांक में उसका क्या संबंध होता है, अपवर्तनांक के साथ उसका क्या रिलेशन होता है, ये चीज़ हम जानेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्रांतिक कोण के बारे में। तुम्हारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, तो हमको डाल लेना यहाँ पर क्रांतिक कोण। इसकी जो परिभाषा है वो आपके लिए समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक कोण जिसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, ठीक। तो क्रांतिक कोण क्या होती है इसकी परिभाषा आपको ये समझनी चाहिए। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना, ये केवल सघन माध्यम में बनता है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। क्रांतिक कोण ये समझ लेना इसका मान केवल सघन माध्यम में होता है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो, ये मान लो विरल माध्यम है, विरल, और ये हमारा सघन माध्यम है, ठीक। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, ये हमारा हो गया क्रांतिक कोण। इसको क्रिटिकल एंगल को इसको हम सी से डिनोट करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर एक क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बने आपतन कोण का मान 90 डिग्री 90 अंश होता है, यानी समकोण होता है। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। आपसे पूछ सकता है क्रांतिक कोण के लिए आपतन कोण का मान कितना होता है, ये ऑप्शनल के रूप में पूछ सकता है। तो समकोण होता है 90 अंश होता है क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण बनता है सघन माध्यम में। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। हमने क्या कहा, क्रांतिक कोण की परिभाषा आपके लिए ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक कोण इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए क्योंकि ये परिभाषा भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो आपको इसकी परिभाषा आनी चाहिए। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान, ये समझ लेना अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है।
आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिससे विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश है। अब क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण क्रांतिक कोण क्रांतिक कोण क्रांतिक कोण एवं अपवर्तनांक में संबंध। अपवर्तनांक में संबंध। अब हम जानेंगे क्रांतिक कोण C और अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है। तो देखो क्रांतिक कोण C, देखो यदि प्रकाश की किरण, हमें यहाँ पर आपको सीधे यदि प्रकाश की किरण, यदि हम इसका डेरिवेशन यहाँ नहीं कर रहे, केवल आपको सीधे हम फार्मूले से बता रहे हैं। यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, कांच से वायु में जा रही है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष क्या पूछा गया है, वायु के सापेक्ष यानी कि ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है 1/sin c। ये हमारा सूत्र होता है, इसका फार्मूला। इससे ज़्यादा मेरे पास बनते नहीं, लेकिन ये ऑप्शनल में आ जाता है कि संबंध बताओ, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध बताओ। तो प्रकाश किरण क्या होगी कि प्रकाश किरण, ये समझ लेना, यदि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही हो तो वायु के सापेक्ष, क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश की निर्वात में चाल और माध्यम में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल और माध्यम में चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक n हो गया, तो ये हमारे n के बराबर होता है, n बराबर 1/sin c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, ये समझ लेना आपको। ये sin c, इसको हम c से प्रदर्शित करते हैं। अब ये समझ लेना आपको इससे कुछ क्रांतिक कोण याद करने होंगे, जिसमें से क्रांतिक कोण आपके लिए इम्पोर्टेंट है कांच और वायु का, क्रांतिक कोण, कांच व वायु के लिए क्रांतिक कोण होता है 41 अंश और 49 डिग्री, 41 अंश 49 डिग्री, ये होता है कांच और वायु के लिए क्रांतिक कोण। इसके बाद जल और वायु के लिए, जल व वायु के लिए C, इसको कहा जाता है क्रांतिक कोण C बराबर 48 डिग्री 39 मिनट, 48 डिग्री 39 मिनट, इसको कहा जाता है मिनट। ठीक, तो आपको ये याद रखने हैं, ये सवाल में दिया रहेगा, इसका कोई वो नहीं है कि सवाल में दिया नहीं रहेगा, सवाल में ये दिए रहेंगे क्रांतिक कोण इतना होगा, उसका क्रांतिक कोण इतना है, तो ये ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको ये ऑप्शन में पूछ सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जल व वायु वाला। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है, हमने एज ए जनरल नॉलेज के रूप में आपको बता दिया है। अगर आप चाहें तो इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं, वरना इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ऑप्शनल में कभी भी पूछ लेता है, तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए। क्रांतिक कोण आपको ये भी याद रखना है, क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैंगनी के लिए न्यूनतम होता है। अब आपको ये हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है, तो ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट ये समझें ऑप्शनल के रूप में आपको 100% कहीं ना कहीं आपको फंसाएगा। तो क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम एवं बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है,
आपको ये याद रखना है कि जो क्रांतिक कोण का मान है वो लाल रंग के लिए अधिकतम। हम ये सब डिटेल के बारे में जानेंगे अभी जब हम पढ़ेंगे प्रिज्म से परावर्तन। प्रिज्म जब हम पढ़ेंगे प्रिज्म, तो प्रिज्म में हम आपको वहाँ पर कब क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होगा, कब अपवर्तनांक न्यूनतम होगा, कब कौन सी इसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी, किस किरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी, तो वो चीज़ें हम बहुत ही उसका ये समझ लेना आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ वहाँ पर हम बताएंगे। तो आपको बस केवल यहाँ पर जो हम ये आपको इसमें अपवर्तन में आ गया है तो आपको ये केवल याद रखना है, और बाकी इसकी हम डिटेल के साथ अभी हम जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर के बाद आएगा प्रिज्म, तो वहाँ पर प्रिज्म में यहाँ पर डिटेल में वहाँ पर ये चीज़ जानेंगे। तो आपको ये चीज़ अपने बस ऐसे जनरल नॉलेज ग्रुप में रखना है, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट ये न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो 1 नंबर के सवाल यहाँ से बनते हैं। क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम एवं बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे आ रहे हैं जो इसके एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, ये समझ लेना। ये हमारे एग्जाम्पल कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। इसके दैनिक जीवन में हमारे कुछ उदाहरण होते हैं, दैनिक जीवन के प्रयोग में आने वाले कुछ उदाहरण, हम उन्हीं उदाहरणों के बारे में जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट केवल आपको ये उदाहरण याद रखने और किस घटना पर, जल में परख नली का चमकीला दिखना, जल में परख नली का चमकीला दिखना। बस केवल आपको इसमें याद रखना इसमें कारण क्या होता है, तो कारण है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। केवल आपको इसके कारण याद रखने हैं। अगर आप चाहें डिटेल में तो हम आपको डिटेल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर डिटेल में पढ़ाना शुरू कर देंगे तो ये समझ लेना ये क्लास जहाँ हमारी 2 दिन में ख़त्म हो रही है, ये भी क्लास हमारी 5 से 6 दिन में ख़त्म होगी। तो इस वजह से हम इसमें यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आपको केवल बस इसके याद रखना कि किसी कारण जल में परख नली का चमकीला, जल में परख नली चमकीली क्यों दिखाई देती है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें आपको ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, बस आपको इतना याद रखना है। और उसके बाद कांच में पड़ी दरारों का चमकना, ये भी आपको याद रखना है। कांच में पड़ी दरारें क्यों चमकती हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कांच में पड़ी हुई दरारें चमकती हैं। अब इसके बाद कालिक पुते गोले का जल में चमकना, कालिक पुते गोले का जल में चमकना। आपको केवल बस कि ये क्यों चमकते हैं इसका आपको रीजन याद रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कालिक पुता हुआ गोला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये जल में चमकता है, आपको इतना केवल याद रखना है। ठीक, हमारा नेक्स्ट इसी में है हीरे का चमकना। ये हमारा जो हीरे का चमकना है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान एवं ठंडे देशों में मरीचिका, रेगिस्तान एवं ठंडे देशों की मरीचिका। इसमें से हमारा जो आपके लिए आपको याद रखना है हीरे का चमकना, और इसके बाद रेगिस्तान एवं ठंडे देशों की मरीचिका। ये हीरे क्यों चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। तो आपको केवल इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आपको इसके जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास हमने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो आपको ये 5 एग्जाम्पल याद रखने हैं कि जल में जो परख नली पड़ी होती है वह क्यों हमको चमकीली दिखाई देती है। तो इसका आपको आंसर लगाना होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जल में जो परख नली हम डालते हैं तो हमको चमकीली दिखाई देती है। फिर इसके बाद कांच में पड़ी दरारों चमकना, तो कांच में जो दरारें पड़ जाती हैं वो क्यों चमकती हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसके बाद कालिक पुते गोले का जल में चमकना, जो कालिक यानी जो जैसे काला हम गोला कर देते हैं उसके बाद उसको हम जल में डाल देते हैं तो वो हमको चमकीला दिखाई देता है, तो यही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसके बाद हीरे का चमकना, ये हीरे का चमकना हमारे लिए ये कई बार एग्जाम में आया है, तो आपको ये याद रखना है कि हीरा हमें क्यों चमकीला दिखाई देता है, तो उसको कई
कोणों पर काटा जाता है तो इसी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, तो उसी के जरिए हमको हीरा चमकीला दिखाई देता है। फिर रेगिस्तान एवं ठंडे देशों के मरीज का, जो रेगिस्तान और ठंडे देश के मरीज का होती है तो वहाँ पर यही हमको जैसे पानी का आभास होना, तो वे ये चीज़ें हैं। और इसके बाद जैसे हम बहुत ठंडे देशों में हम जानते हैं, यानी जब ठंडे देशों में हम जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी वस्तु है तो हमको उल्टी दिखाई देती है ऊपर की ओर, ठीक। तो ये भी होता है हमारा, इसी के इसको मरीज का कहा जाता है ठंडे देशों के और गर्म देशों के मरीज का। यहाँ पर हमको वायु का कॉन्सेप्ट होता है कि सघन माध्यम विरल माध्यम से, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको ये याद रखना है। ये इसके केवल आपको इसके उदाहरण आपको अपने दिमाग में रखने हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या होते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ये इतने उदाहरण होते हैं। तो आज हमारा यहीं पर हम इसको अपना चैप्टर बाइंड अप करते हैं। हमारा यहाँ पर हो गया है प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा चैप्टर होना था प्रकाश का अपवर्तन। हमने इससे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया है, तो प्रकाश का अपवर्तन हमें जो कॉन्सेप्ट जो लगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, या जिनसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, या जिनसे कोई सवाल 1 नंबर या 2 नंबर का बन सकता है, हमने वो कॉन्सेप्ट हमने कोशिश की है कि सभी कॉन्सेप्ट आपके, आप अगर यहाँ से इस क्लास को देखेंगे कि आपको 100% लगेगा कि हाँ हमने अपना रिवीजन कर लिया है। तो हमने उसी उम्मीद के साथ आपको पढ़ाया है कि आपका यहाँ से रिवीजन हो जाए। ये समझ लेना हमारी 30 से 35 मिनट की क्लास होती है, तो 30 से 35 मिनट की क्लास में हमने आपको पूरा प्रकाश का अपवर्तन, और ऐसा नहीं है कि हमने केवल ऊपर ऊपर पढ़ाया है, आपको हमने जो चीज़ जहाँ जितनी बतानी चाहिए हमने वो चीज़ वहाँ पर उतना टाइम लेकर समझाया है, ठीक। तो अगर 30 से 35 मिनट क्लास में अगर आप पढ़ते हैं अपने मन से तो आप इसका रिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर वही हमारे साथ अगर हमारी क्लास में पढ़ते हैं 30 से 35 मिनट में, तो हमने आपका पूरा एक चैप्टर यहाँ तैयार करा दिया है। अब इसके बाद कल इसके जो न्यूमेरिकल्स 1-2 बचे होंगे तो हम कल करा देंगे, या फिर ऐसा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसके बाद आता है लेंथ, तो लेंथ वाला हम कल पढ़ा देंगे लेंथ, और लेंथ पढ़ाने के बाद फिर इसके बाद उसमें करा देंगे। देखो फिर जैसा होगा कल की क्लास में हम बताते हैं क्या हम करेंगे, ठीक। तो 30 से 35 मिनट की क्लास में हमने आप यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन जो हमारा चैप्टर था इसको हमने बाइंड अप कर दिया है। तो चलिए एक बार इसका रिवीजन करते हैं, इसके बाद अपनी क्लास को यहीं पर हम बाइंड अप करेंगे। देखो हमने यहाँ पर अब आप लोगों को सर्वप्रथम बताया है चैप्टर का टाइटल हमारा क्या है, टाइटल हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जाना कि प्रकाश का अपवर्तन आखिरकार होता क्या है। तो हमने यहाँ से बताया जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये हमारा मान लो माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम हमारा सेकेंड है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये चीज़ हमने आपको यहाँ पर बताई। फिर इसके बाद इसके हमने कहा 2 नियम होते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हटती है। इसके बाद जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुकती है, इतना आपको याद रखना है। फिर अपवर्तन के हमने आपको नियम बताया, अपवर्तन के नियम ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन के नियम तो हमने कहा अपवर्तन के 2 नियम है, इसके लिए आपको आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। फिर इसके बाद अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात के बराबर होता है, या एक नियतांक होता है, जिसे कहा जाता है स्नेल का नियम। तो हमने कहा आपके लिए स्नेल का नियम जो हमारा सेकेंड है, स्नेल का नियम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर हमने आपको बताया निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में कि आखिरकार निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक को। इसके लिए हमने आपको बताया कि प्रकाश की निर्वात में चाल एवं माध्यम में चाल के अनुपात को, प्रकाश की निर्वात में चाल एवं माध्यम में चाल के अनुपात को कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब इसके बाद हमने कहा जब प्रकाश की किरण एक से अधिक सघन माध्यम में जाती है तो उसके लिए अपवर्तनांक का सूत्र, तो जैसे हमने आपको बताया यहाँ पर WNG, हमने यहाँ पर इसका डेरिवेशन नहीं किया, वरना यहाँ पर इसका डेरिवेशन करना होता है। जब प्रकाश की किरण इससे आती है, फिर इसके बाद यहाँ से इसमें जाती है, जैसे ऐसे ये प्रकाश का इसमें मतलब कि ये चीज़ें सघन से विरल माध्यम में आपको दिखाना पड़ता है। इसके बाद किरण को उसी के हिसाब से वहाँ पर, तो ये चीज़ें हैं डेरिवेशन पार्ट में आ जाती हैं, लेकिन हमने आपको डेरिवेशन पार्ट नहीं बताया, केवल हमने आपको सूत्र बताया कि WNG, यहाँ पर जो नीचे होगा WNG यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर हम करेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपान वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जैसे हमने आपको बताया कि GNW, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक या जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसका फार्मूला क्या बनेगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अपान वायु के सापेक्ष कांच या गिलास का अपवर्तनांक। तो हमने यहाँ आपको इसके ये समझना, ये हमारा जो ये इसका जो यहाँ पर ये फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इससे सवाल बनते हैं। अगर सवाल बनेगा इसका आपको ये इस प्रकाश का अपवर्तन थे तो आपको ये समझ लेना यहीं से सवाल बनेगा, वरना जो क्रांतिक कोण हमने आपको बताया है और इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, वहाँ से सवाल आने के चांसेस होते हैं। तो वो चीज़ें हैं, वो चीज़ आपको याद
याद रखनी है कि वो वहाँ पर हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी में आया हमारा क्रांतिक कोण। तो हमने आपको बताया क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है। यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा बताई, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर बताया आपको क्रांतिक कोण एवं अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण एवं अपवर्तनांक में संबंध हमने इसमें कहा कि यदि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही हो, यदि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो ANG बराबर 1/sin c। इसके बाद हमने कहा कांच व वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, क्रांतिक कोण कांच व वायु का क्रांतिक कोण होता है 41 डिग्री 49 मिनट। इसके बाद हमने कहा जल व वायु का क्रांतिक कोण क्या होता है 48 डिग्री 29 मिनट 39 मिनट। आपको ये याद रखने हैं। इसके बाद क्रांतिक कोण का मान लाल रंग की तरंग के लिए अधिकतम एवं बैंगनी रंग की किरण के लिए न्यूनतम होता है। बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम और लाल रंग की किरण के लिए अधिकतम होता है क्रांतिक कोण का मान। फिर इसके बाद हमने आपको बताया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। तो हमने इसके उदाहरण आपको 6 उदाहरण दिए हैं। तो ये आपको उदाहरण केवल याद रखने हैं। जल में पड़ी हुई परत नली का चमकीला दिखाई देना, क्योंकि इसका कारण क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच में पड़ी दरारों का चमकना, इसके बाद कालिक पुते गोले का जल में चमकना, हीरे का चमकना, और इसके बाद रेगिस्तान में ठंडे देशों की मरीच का, रेगिस्तान या फिर ठंडे देशों में मरीच का। बस आपको इतना हमारा हो गया आज हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है प्रकाश का अपवर्तन। अब कल हम इसके पढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास 4-5 इसके होंगे, क्योंकि इसके बाद इसके ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पार्ट्स नहीं बनता, इसका थ्योरी पार्ट्स ज़्यादा बनता है। तो हमने यहाँ पर आपको थ्योरी का समझा दिया है। और अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप अपना तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हमें जो लगता था कि हाँ जो हमें बताना चाहिए, जो हमें लगा कि हाँ ये आ सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताने को, हम ये चैप्टर ये समझ लेना 2-4-5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। 5 दिन यहाँ पर हम लगा सकते हैं। लेकिन उसका क्या मतलब है यहाँ पर, क्योंकि पेपर की डेट नज़दीक आ रही है तो इस वजह से उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आपको यहाँ पर ये समझ लेना कोई भी समस्या का कोई भी आपको आगे सामना न करना पड़े। केवल उस उद्देश्य से पढ़ाया जा रहा है कि आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। आई होप कि आप लोगों को ये हमने जो जानकारी दी, अगर आप हमारे साथ शिद्दत के साथ जुड़े होंगे तो आपको 100% जो हमने जानकारी यहाँ से दी है तो आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके साथ अब हम अलविदा लेना चाहेंगे। हम इसके साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम प्रकाश या अपवर्तन के जो इम्पोर्टेंट उसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, तो उन न्यूमेरिकल्स की नेक्स्ट क्लास हमारी होगी। आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद आपको ये समझना है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। केवल आपको बस एक काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ कनेक्ट करना है, जिससे और भी लोग जो हम यहाँ पर आपके लिए ये ज्ञान जो हम साइंस का हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर चला रहे हैं कॉन्सेप्ट और इसका रिवीजन कर रहे हैं हम फिजिक्स का, तो इससे और भी लोगों का लाभ हो सके और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके हमारे चैनल के साथ। चलिए आई होप कि आप लोग यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को पहुँचाएँगे। चलिए इसी आशा के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।